आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सभी खुश हैं, बेहतर हैं। द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस की। एज यूजुअल 3 चीज़ें फोकस में रहेंगी। पहला, हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको। फिर कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट में है। फिर हम उसको रीड आउट करेंगे, उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को देखेंगे कि क्या क्या बातें कही गई हैं। और इन दी एंड में हम लोग ये देखेंगे कि समरी क्या है, कि क्या कहा गया है आपके आर्टिकल में। वो सब चीज़ें हम देखेंगे आज के आर्टिकल में। शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू, बिना समय वेस्ट किए हुए। ये आपका जो पहला पार्ट है, इसमें कुछ वर्ड्स आए जो आपके सामने हैं। पहला वर्ड है इनविग्रेट। इनविग्रेट का मतलब होता है मजबूत करना या सुदृढ़ बनाना। विगर का मतलब होता है उत्साह, जान, या आप कहें तो इसको हम कह सकते हैं एनर्जी। तो इनविग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ में पुनः जान फूंकना, मजबूत बनाना या सुदृढ़ बनाना, इसका अर्थ होगा। तो पहला वर्ड आपके सामने इनविग्रेट है। दूसरा वर्ड है आपका मोमेंटम। दूसरा वर्ड क्या है श्रीमान? मोमेंटम है। मोमेंटम का अर्थ होता है गति। इससे भी कई वर्ड बने हैं। मोमेंटस भी इसी से बना है। तो मोमेंटम का अर्थ होता है गति। अगला वर्ड है एंट्रेंच। एन का मतलब डू, ट्रेंच का मतलब खड्डा या खाई होता है ट्रेंच का मतलब। तो हम देखते हैं कि एंट्रेंच का मतलब होता है चारों तरफ एक खाई बनाना। और खाई तब बनाते हैं खासकर जब कोई किलेबंदी करनी हो, सुरक्षा करनी हो, मोर्चाबंदी करनी हो। तो खाई से सुरक्षित करना, मोर्चाबंदी करना, अगेन कहीं ना कहीं मजबूतीकरण के लिए किया गया कार्य है। तो यहाँ पे कुछ हिंट मिल रहा है हमें कि कुछ चीज़ों को मजबूत बनाने की कुछ कवायद की जाएगी। ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं आर्टिकल में। कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन या सिकुड़न। जो चीज़ सिकुड़ती है, संकुचित होती है, उसके लिए वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट से बना है। कॉन्ट्रैक्ट के कई अर्थ होते हैं, उनमें से एक अर्थ सिकुड़न से भी है, सिकुड़ना भी है। तो अगर कहीं है तो आपको अगर लिखा मिले कि अर्थव्यवस्था जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, द इकोनॉमी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड फर्दर, इसका मतलब ये है इकोनॉमी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है जबकि संकुचन हुआ है, संकुचन की बात कर रहा है। अगला वर्ड आता है इरोजन। इरोजन आता है, क्षरण होता है, कटाव होता है, किसी चीज़ की जो उसमें स्ट्रेंथ होता है उसमें कमी होती है, ताकत में कमी होती है, उसको भी हम कहते हैं इरोजन। हेलो विधि, कैसे हैं? तो उसको भी हम इरोजन ही कहते हैं। ये वर्ड बेसिकली एग्रीकल्चर साइंसेज से आया है, जहाँ पे जो आपकी टॉप सॉइल है उसमें इरोजन होता है, उसमें कटाव होता है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इरोजन होना, इरोड होना। ये इरोड वर्ड से बना है। इरोड होती है वर्ब और उसी से ही वर्ड बना है इरोजन। तो इरोड वर्ब है, इरोजन इससे आपका नाउन बना है। उसके बाद है अगला वर्ड आता है आउटले। आउटले का मतलब होता है यू आर स्पेंडिंग सम मनी, आप खर्च कर रहे हैं ऑन डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर। विभिन्न मदों में खर्च की जाने वाली राशि को हम आउटले कहते हैं। अगला है एनविजन। एन का मतलब डू अगेन आ गया। विजन का मतलब विजन होता ही है, तो उसको अर्थ कहते हैं। एनविजन का मतलब होता है कल्पना करना, सपने देखना, उसको हम एनविजन कहते हैं। अगला वर्ड आता है पेंसिल। पेंसिल, यहाँ पे एक्चुअली पेंसिल इन जो है वो वर्ड यूज़ किया गया है, फ्रेजल वर्ब में है। लेकिन पेंसिल का एक वर्ड एक मीनिंग और होता है जो मैं सामने यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके। पेंसिल का अर्थ एक तो पेन भी होता है जिसे हम लिखते हैं। पेंसिल का अर्थ ड्रॉ भी होता है, खींचना भी होता है, मार्क करना भी होता है, रेखांकित करना भी होता है पेंसिल। और फ्रेजल वर्ब के तौर पे क्या होता है ये अभी आपके सामने आने वाला है। पेन शब्द का अर्थ पेन से भी होता है। पेन शब्द का अर्थ लिखना भी होता है। जैसे कई बार आपके सामने आएगा पेन डाउन योर थॉट्स, अपनी थॉट्स को आप पेन डाउन करते हैं, लिखते हैं। इस तरह की चीज़ें भी आती हैं आपके सामने। तो
हर शब्द का कोई ना कोई एक डिफरेंट अर्थ होता है कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की जब बात करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में, तो मैं ये बताता हूँ कि वर्ड्स के 3 तरह के प्रयोग होते हैं। पहला प्रयोग होता है लिटरल मीनिंग, यानी वास्तविक अर्थों में प्रयोग होता है, जो शाब्दिक अर्थ है उसी के अर्थ में शब्द को प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है फिगरेटिव सेंस में, थोड़ा सा अलंकारित प्रयोग होता है, हटके प्रयोग होता है। और फिर तीसरा आता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, यानी शब्द का अपने मूल अर्थों से हटके किया जाने वाला प्रयोग जो होता है उसको हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये 2-3 तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं जब वर्ड्स के मीनिंग की हम बात करते हैं। उसके बाद आपका अगला वर्ड आता है इसमें सीमलेस। वैसे सीम के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीमलेस अर्थ से अर्थ है कि कोई चीज़ निर्बाध है, अनइंटरप्टेड है। यहाँ पे मैं एक मीनिंग हमेशा इंग्लिश में भी बोलता चला जाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना चीज़ों को। लेकिन चूँकि बिगिनिंग है, आप लोगों की जो शुरुआती स्तर पे है अपनी रीडिंग के, उनको हिंदी की मदद चाहिए होती है, क्योंकि हम ट्रांसलेशन मेथड से जब हम इंग्लिश टू इंग्लिश मेथड पे जाते हैं तो थोड़ा हमें समय लगता है वहाँ से ग्रेजुएट होने में। तो ग्रेजुएट शब्द का अर्थ डिग्री लेना ही नहीं होता, ग्रेजुएट शब्द का अर्थ होता है एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाने में। तो यहाँ पे सीमलेस का अर्थ निर्बाध से है, अनइंटरप्टेड है, जो चीज़ लगातार चलती है उससे है। अगला वर्ड आता है आपका इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का है टू लाइटन अप, प्रकाशित करने से आता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा अपने हिंदी में जब हम एग्ज़ाम देते थे, फला चीज़ पे प्रकाश डालिए, तो कहीं ना कहीं प्रकाश डालने का अर्थ विवरण देने से भी है, वर्णन करने से भी है। तो रिमेंबर दिस थिंग, विवरण देना, वर्णन करना भी इसी के तहत आता है, इल्यूमिनेट के तहत। तो प्रकाश डालना भी है, विवरण देना भी है, एक्सप्लेन करना भी है, इस तरीके से अर्थ आता है। अगला है सोलेस। सोलेस आपका जो शब्द आता है वो तब आता है जब आप बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं बुरी तरह से, तब कोई चीज़ आपको राहत प्रदान करती है तो वो आपको सोलेस लगती है। तो यहाँ पे ढाढ़स है या राहत है या कोई चीज़ अच्छी लगने वाली मुसीबत में, उसको हम कहते हैं सोलेस। दुखी मन को जो सांत्वना मिलती है उसको भी हम कहते हैं सोलेस। अगला है एग्जासरबेट। देखिए जिस भी रूट के, जिस भी शब्द के बिगिनिंग में ई, EX, EF एट्सेट्रा आए, इसका मतलब है आपका कोई चीज़ गोइंग आउट। तो ACR का मैं रूट बताता हूँ क्लास में, तब हम ये भी डिस्कस करते हैं। एग्जासरबेट का अर्थ होता है कोई चीज़, वैसे होता ही कोई चीज़ ख़राब है, पॉइंटेड है, सीवियर है, उसके लिए ACR का यूज़ करते हैं। तीखी है, चुभने वाली है, और उससे भी पार चली जाती है कोई चीज़, तो एग्जासरबेट हो जाता है, स्थिति बद से बदतर हो जाती है। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है एग्रेवेट, जो वर्ड आता है। आई थिंक पहले आर्टिकल में आया होगा एग्रेवेट कहीं ना कहीं। तो एग्रेवेट या एग्जासरवेट का मतलब होता है टू वर्सन फर्दर, किसी चीज़ को बद से बदतर बना देना और ख़राब कर देना। ये आपका अगला वर्ड है। उसके बाद आता है एक, इसमें वन वर्ड का भी प्रयोग होता है, क्लस्ट्रोफोबिक। ऐसा पर्सन जिसको एनक्लोज्ड स्पेस से डर लगता हो, किसी बंधन से डर लगता हो, घुटन से डर लगता हो, या कैद होने का डर लगता हो। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो किसी एक ऐसी जगह में जो बहुत छोटी है, उसमें कैद होने का जो भय होता है उसको हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। और ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रवृत्ति में क्लस्ट्रोफोबिया है, उसको एनक्लोज स्पेस से, घुटन से, बंधने से डर लगता है, उसको हम कहते हैं पर्सन इज क्लस्ट्रोफोबिक। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है प्लेथोरा। प्लेथोरा होता है प्लेंटी, कोई चीज़ बहुत संख्या में बढ़ रही हो उसको हम कहते हैं प्लेथोरा। तो उसको, प्लेथोरा का मतलब यहाँ पे बहुतायत है। अगला वर्ड है ट्रिगर। ट्रिगर शब्द के आप सब जानते हैं गन में होता है। ट्रिगर हेल्प्स फायर द बुलेट। ट्रिगर जो है वो बुलेट फायर करने में मदद करता है, यानी एक प्रोसेस को बिगिन करता है या स्पीड अप करता है, उसके लिए उत्प्रेरक का काम करता है। तो दोनों सेंस में आएगा, किसी चीज़ को गति देने वाला, बिगिन करने वाला, या उसके लिए
उत्प्रेरक का काम करने वाला ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर होता है किसी चीज़ को मोमेंटम देने वाली कोई चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं ट्रिगर। तो ट्रिगर शब्द जो है यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होके, नाउन नहीं होके, क्रिया के तौर पे, वर्ब के तौर पे प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है मूरिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। मूरिंग बेसिकली क्या होती है, रस्सी होती है जिसे नाव को बांधते हैं। तो कई बार इसका अर्थ घाट के तौर पे भी आता है या बंधन के तौर पे भी आता है, नाव को बांधने वाली रस्सी के तौर पे भी आता है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन के तौर पे इसका अर्थ आएगा। मज़े की बात बताऊँ, मारवाड़ी में ऊँट को बांधने के लिए जो रस्सी काम में लेते हैं उसको मूरी कहते हैं। अब पता नहीं ये शब्द कैसे पश्चिम में गया है यहाँ से निकल के। तो जो ऊँट को बांधने की रस्सी होती है उसको अपने यहाँ पे रूरल एरियाज़ में मूरी कहते हैं। तो बचपन में जब खेत में जाते थे तो ऊँट या जो ऊँटनी, जिसको मारवाड़ी में शांड भी कहते हैं, उसकी रस्सी पकड़ के लेके जाते तो घर वाले बोलते थे मूरी पकड़ के ले जाना। तो मूरिंग शब्द पता नहीं वो उससे संबंधित है। वहाँ नाव बांधते हैं, हमारे यहाँ ऊँट को बांधते हैं, इतना फ़र्क होता है। अगला है बोल्स्टर। बोल्स्टर जो वर्ड है उसका अर्थ होता है, एक गोल तकिया होता है अपने घरों में, आपने देखा होगा, उसको मसंड कहते हैं। बेसिकली वो सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए बोल्स्टर शब्द का क्रिया के तौर पे हम प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को सहारा देना या मजबूती प्रदान करना। फिर सहारा देने के लिए अगला एक वर्ड आ गया है। अगला है एयरमार्क। एयरमार्क जो बेसिकली होता है, पहले क्या होता था, किसी ज़माने में एक निशान बनाते थे दाग के। जैसे क्लास में भी हम रूट वर्ड से जब वोकैब पढ़ रहे होते हैं तो कॉट शब्द आता है जिसका मतलब होता है बर्न या दागना। उसी से कास्टिक बना है, उसी से कॉटराइज बना है। तो कॉटराइज का मतलब दागना होता है या एक चिन्ह बनाना होता है। तो ईयर मार्क का मतलब होता है चिन्ह बनाना, पृथक करना या निशान बनाने के संबंध में आता है। अगला वर्ड है पॉजिट। पॉजिट का मतलब होता है फिक्स करना, किसी चीज़ को बांधना, पोस्टुलेट करना या सजेस्ट करना। कोई थ्योरी देने को भी हम क्या कहते हैं, पॉजिट। या कोई सलाह देना या किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, किसी कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करने को हम कहते हैं पॉजिट वर्ड कहते हैं। स्थिति में रखना, फिक्स कर देना, या किसी तथ्य को मान लेना, स्वीकार कर लेना, उसके लिए भी आता है। वर्चुअल। वर्चुअल शब्द जो होता है वो बेसिकली कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की दुनिया से आता है। आभासी कहते हैं, लेकिन चूंकि ये वास्तविक जैसा ही दिखता है इसलिए इसको वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं। ऐसी आभासी दुनिया जो वास्तविक जैसी दिखती हो। तो ये वर्ड वास्तविक और आभासी दोनों के लिए यूज़ होता है। बड़ा मज़े की बात है, ये वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दोनों सेंस में यूज़ होता है। तो लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में अपने वर्चुअल करेंसी की बात हो रही है तो हम आभासी करेंसी के तौर पे इसको लेंगे, बजट के उसके सेंस में। अगला वर्ड आता है मशरूम। मशरूम बेसिकली खुम्बी होती है और इसको मारवाड़ी में भूंगा भी कहते हैं। भूंगा शब्द है, मशरूम है, खुम्बी होती है। क्योंकि मशरूम बारिश के सीज़न में अचानक उगता है और बहुत सारी संख्या में उगता है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें अचानक एक जैसी यहाँ वहाँ उगने लग जाएं, उसको कहते हैं मशरूमिंग। क्या कहते हैं? मशरूमिंग कहते हैं। और मशरूम की आकृति में जो बॉम्ब ब्लास्ट में बादल बनते हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट में, उसको भी कहते हैं मशरूम क्लाउड। तो अलग अलग संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो इसके अलग अलग मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ का एकदम से उगना और एक बहुत तेज़ी से किसी चीज़ में बढ़ने, संख्या में बढ़ने को मशरूम शब्द का वर्ब के तौर पे प्रयोग किया है श्रीमान। यहाँ पे मशरूम शब्द जो है वो वर्ब के तौर पे प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। तो आप इंटरेस्टिंगली ये देखेंगे कि बहुत से शब्द जो अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं भाषा को सुंदर बनाने के लिए, लयबद्ध बनाने के लिए, तो ऐसा बहुत यूज़ होता है। खासकर द हिंदू के आर्टिकल्स में बहुत लर्नेड लोग, बहुत ही ज्ञानी किस्म के लोग लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप ऐसी चीज़ें जब पढ़ रहे होते हैं तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को पकड़ना सीखें। अचानक उभर कर बढ़ना, ही मैंने इसका मीनिंग आपको बता दिया। अगला आपका पार्ट आता है इसमें सैल्यूटरी। सैल्यूटरी जो होता है वो सॉल्यूशंस से वर्ड बना है। सैल्यूट से इसका सेंस नहीं निकलता, सॉल्यूशन से निकलता है। तो ये हितकारी होता है, इलाजकारी होता है। तो ये क्यूरेटिव का सेंस भी देगा, जैसे किसी चीज़, कोई चीज़ किसी चीज़ का समाधान निकाल रही हो तो समाधानकारी, इलाजकारी, ऐसे अर्थों में सैल्यूटरी शब्द का प्रयोग होता है। सॉल्यूशन निकालने वाले शब्द के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है क्रंच। तो देखिए क्रंच जो है शब्द वैसे तो चबाने में
जैसे अपन चिप्स वगैरह चबाते हैं तो चर्र चर्र की आवाज़ आती है, उसको क्रंचिंग साउंड भी कहते हैं, उसको चबाने को भी क्रंच कहते हैं। चूँकि आप चबा रहे हैं किसी चीज़ को तो उसको भी उस आवाज़ को भी क्रंच कहते हैं, चरमराहट को भी क्रंच कहते हैं। तो ये एक अर्थ में ये है। लेकिन यहाँ पे क्रंच शब्द का अर्थ अगर पैसे के तौर पे यूज़ लिया जाए तो इसका मतलब है आपके पास पैसे की कमी है। कैश क्रंच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मनी क्रंच या कैश क्रंच। मनी क्रंच या कैश क्रंच का अर्थ ये होता है कि आपके पास पैसे की कमी है श्रीमान। अगला वर्ड है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट शब्द का होता है जाहिर होना या उजागर होना। ये मैनिफेस्ट का है। अक्यूट का मैं बता देता हूँ। अक्यूट का अर्थ यहाँ पे लिखा नहीं है, मिस हो गया है। तीक्ष्ण, तीखा या सिवियर, गंभीर भी होता है कई अर्थों में, तो 2-3 अर्थों में आता है। तीक्ष्ण है, तीखा है या गंभीर है, तो ये 2-3 अर्थों में ये शब्द आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। आज का आर्टिकल चूँकि बड़ा भी है और इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बहुत सारे हैं, तो कृपया आप इसको समय समय पर नोट करते रहें इनको। उसके बाद आपके आते हैं फैमिलियर रिफ्रेन। रिफ्रेन का अर्थ होता है परहेज। रिफ्रेन का अर्थ क्या होता है श्रीमान? परहेज होता है। तो जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं कृपया नोटबुक लेके आप इसको नोट कर लें अच्छे से इन वर्ड्स को, ये एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद कुछ ईडियम्स आते हैं श्रीमान। ईडियम्स, पहला वर्ड आता है प्राइम द पंप और पंप प्राइम। तो आपको याद होगा कि बचपन में भी आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में पंप होता है और वो पंप जो है वो पानी पिक नहीं करता। तो पंप जब पानी पिक नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उसको उसका जो खोल के सिस्टम और उसमें पानी डालते हैं ताकि वो उस चीज़ को पानी पिक करके बाहर फेंकना शुरू कर दे उठाकर। तो किसी भी चीज़ की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम कहते हैं पंप द प्राइम, यानी किसी प्रक्रिया को शुरुआत करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, उसको हम कहते हैं प्राइम द पंप। और उसके बाद अगला इडियम आता है टू बी इन लाइन विद। टू बी इन लाइन विद का मतलब होता है जैसे पहले से कोई लाइन गई है, ड्रॉ हुई है, आप भी उसके पीछे चल रहे हैं उसी की तरह। तो टू बी इन लाइन विद का मतलब होता है एक ही समान लेवल पे होना और उसके जैसा ही होना, समान होना, उसके लिए आता है टू बी इन लाइन विद। और टू बी फैमिलियर और टू बी एट द सेम लेवल, ये 2 तरह के शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। अब आती हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, इसमें 2 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब आई हैं। पहला आया पेंसिलिन। पेंसिलिन का मतलब होता है, ये आप मैं साइड में लिख रहा हूँ अगर ये आपको शो नहीं हो रहा है। पेंसिलिन का मतलब होता है किसी चीज़ को सारणी में रखना या किसी चीज़ का समय तय करना, शेड्यूल करना, किसी चीज़ को समय तय करना के लिए आता है पेंसिलिन, या सारणीबद्ध करना। बद्ध करना 2 अर्थों में आएगा। अगला आता है क्राउड। क्राउड वैसे भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब आई है वो आई है क्राउड इन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप बाद में नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को, एक बार वीडियो को रोक के भी आप बाद में नोट कर सकते हैं। क्राउड इन का मतलब होता है किसी को इतना पुश करना कि उसके लिए बहुत कम जगह रह जाए। तो टू पुश समथिंग, टू मूव समथिंग इनटू अ स्मॉल स्पेस, किसी भी चीज़ को आप एक बहुत स्मॉल स्पेस में मूव कर देते हैं, उसको हम कहते हैं क्राउड इन करना। क्राउड इन के लिए क्या आता है, किसी चीज़ के लिए इतना स्पेस भी नहीं छोड़ना कि वो हिल पाए, तो उसको क्राउड इन कहते हैं। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आई हैं। अब हम चलेंगे आर्टिकल पे। आज का आर्टिकल जो बजट पेश किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, उसके ऊपर आधारित है। मेरा अपना कोई व्यू नहीं होगा, जो एडिटोरियल में कहा गया है उसी के आधार पे जो जानकारी है वही जानकारी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मेरी तरफ से अपना कोई इस पे व्यू नहीं होगा, इस चीज़ का आप कृपया ध्यान रखिएगा। मैं कोई अपना व्यू नहीं रखने वाला हूं। तो बजट में क्या है, कुछ चीज़ें जब बजट की बात आती है तो कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, उन टर्म्स को समझ लेना ज़रूरी है। एक वर्ड आता है आपका, बहुत बार आपके सामने आएगा, वो है आपका फिस्कल डेफिसिट। जो वर्ड आएगा वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट हम कहते हैं बजट घाटे को, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति। आमदनी अठन्नी खर्चा
रुपया वाली स्थिति को हम बजट घाटा कहते हैं, यानी कि आपके जो खर्चे हैं वो 1 रुपये के हैं और उस 1 रुपये से या 100 पैसे से जितना ज़्यादा आप ऊपर खर्च कर देते हैं बजट से अप्रोच से ऊपर, उतना जो गैप है उतना परसेंटेज पॉइंट, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट या बजट घाटा। जब फाइनेंस की बात आएगी तो एक और टर्म निकल के आती है, वो आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड से या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ शब्द है। डेफिसिट का अगेन अर्थ घाटे से है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका आयात ज़्यादा हो, इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, यानी कि आपका निर्यात कम हो, ऐसी स्थिति में आपको पे करना पड़ता है कुछ, जिससे आपका निर्यात ज़्यादा हुआ है। वैसे तो ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड बार्टर सिस्टम से होता है, सिर्फ बैलेंस का पे आउट करना पड़ता है। तो जो बैलेंस आप पे करते हैं, मान लीजिए आपका आयात का जो अमाउंट है वो डॉलर्स में ज़्यादा है और निर्यात का आपका अमाउंट कम है, तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा जिस देश से आपने चीज़ें आयात की हैं या इंपोर्ट की हैं। तो उस चीज़ को चूँकि आप बैलेंस का पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो उसको चालू घाटा भी कहते हैं। इस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट उसको कहा जाता है, या उसको ट्रेड डेफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा उसका नाम है ट्रेड डेफिसिट, इस नाम से भी उसको जाना जाता है। तो ये दोनों टर्म उससे संबंधित आती हैं। अब जो बैलेंस आप पे करते हैं, ठीक है, तो जो होता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भारत की जो 1991 में जो क्राइसिस आई थी वो इसी से संबंधित थी। हमारे निर्यात जो हैं वो तो बिल्कुल कम थे, आयात इतने ज़्यादा थे कि हमारे पास उसका पैसा देने के लिए 14 डेज का पेमेंट ही बचा था। तो उस जो दौर है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो वो उस दौर में आई थी जब 1991 में जब भारत का उदारीकरण हुआ था। तो ये कुछ टर्म आती हैं। डेफिसिट का उल्टा हमेशा होता है सरप्लस। क्या होता है? प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि ये देश है भैया, ये दुकान नहीं है, ये धंधा नहीं है। जहाँ पे दुकान की बात आती है, घर की बात आती है, बजट की बात आती है, हम प्रॉफिट शब्द का प्रयोग नहीं करते दादा, हम प्रयोग करते हैं किसका? सरप्लस का। सरप्लस का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो सरप्लस बजट तो आना होता ही कहाँ है। सरप्लस बजट तो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये कुछ टर्म हैं जिनके आसपास कुछ बजटिंग के कुछ शब्द घटते हैं। बहुत से जो आते हैं ऐसे शब्द, उनका अर्थ क्या होता है कई बार कंफ्यूज कर देता है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी या फिर जिनका कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं रहा हो, तो उनके लिए कुछ इन टर्म्स का मैं आपको जिक्र कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब इसको रीड करना शुरू करते हैं। बिग ऑन होप्स, आशाएं तो बड़ी बड़ी हैं, शॉर्ट ऑन आइडियाज़, लेकिन जो आइडियाज़ हैं नवीन, उनकी कमी है बजट में, ये हेडलाइन कह रहा है। ऑन यूनियन बजट 2022-23, जो भारत का केंद्रीय जो संघीय बजट आया है, यूनियन का मतलब संघ से है, संघीय बजट आया है 2022 से 23 तक। अच्छा भैया, जो संघ के नाम से चिढ़ते हैं, मैं आपको ये बता दूं, इसका संघ से कोई लेना देना नहीं है। वो जो RSS वगैरह, उनसे कोई लेने देना नहीं है। यहाँ पे केंद्रीय से, यूनियन का मतलब केंद्रीय बजट, जो हमारी केंद्र सरकार का, स्टेट का जो संघीय बजट है। मैं भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, संघीय ढांचे की बात कर रहा हूँ। द बजट एम्स टू फोकस, बजट एम करता है फोकस करने पे ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं आधारभूत ढांचा। क्या कहते हैं श्रीमान? आधारभूत ढांचा। अच्छा, आधारभूत ढांचे में क्या क्या आता है भैया? आधारभूत ढांचे में जितनी भी जन सुविधा की सेवाएं हैं, सड़कें वड़कें, हॉस्पिटल, सब सोशल सेक्टर सारा का सारा आ जाता है इनमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पे। बट लैक्स ग्रोथ इनविग्रेटिंग प्रोपोजल्स, लेकिन इनविग्रेट का आया था। इनविग्रेट का मतलब होता है आपका मजबूत करना, लेकिन ग्रोथ को बढ़ाने वाले जो है, मजबूत करने वाले कोई प्रपोजल नहीं आए हैं, ऐसा इसका अर्थ है। अगला आपका इसमें आता है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन्स
फोर्थ सक्सेसिव बजट है, सक्सेसिव के बाद एक के बाद दूसरा, तो ये चौथा बजट है उनका लगातार। सक्सेसिव का अर्थ यहाँ लगातार होने से है श्रीमान, तो ये इनका चौथा लगातार आने वाला बजट है। कुलदीप वर्मा जी नमस्कार। कुलदीप वर्मा जी, मैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे साथ में लाइव होता हूँ, तो कई बार मैं कमेंट नहीं देख पाता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप कभी बाद में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट के लिए, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को जो भी कमेंट कर रहे हैं उनको। जो सीतारमन है उनका चौथा लगातार ये बजट आया है, उसकी बात कर रहे हैं ये। वाइल कॉमन सेंसिकल इन इट्स अप्रोच, हालांकि ये कॉमन सेंस वाला बजट है। कॉमन सेंस वाला शायद इसलिए कहा है कि जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार बजट आया होगा, इसलिए इन्होंने कॉमन सेंसिकल दिया है। इज नॉट एग्जैक्टली बबलिंग विद, बबल विद का मतलब होता है जिसमें बुलबुले निकल रहे हों, उत्साह जैसा दिखाई देता हो, न्यू आइडियाज। इसमें कुछ नए आइडियाज जो हैं एकदम से उभरते हुए नहीं दिख रहे। विद इकोनॉमी स्टिल इन सर्च ऑफ ड्यूरेबल मोमेंटम, जब अर्थव्यवस्था अभी भी तलाश में है, ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ, मोमेंटम का मतलब गति, तो जब ऐसी स्थिति में जब अर्थव्यवस्था को अभी भी टिकाऊ गति चाहिए, ऐसा कुछ आइडियाज़ दिखाई नहीं देते। दैट कुड हेल्प एंट्रेंच का मतलब किलेबंदी करना, मजबूत बनाना। द रिकवरी को मजबूत करे फ्रॉम द लास्ट फिजिकल ईयर्स, पिछला जो वित्तीय वर्ष है, फिजिकल ईयर होता है वित्तीय वर्ष, रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन, पिछले साल में जो रिकॉर्ड संकुचन हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ने वाला हुआ है, उसको गति देने वाला, टिकाऊ गति देने वाला, उसको मजबूत करने की टिकाऊ गति देने वाला कोई विचार इसमें दिखाई नहीं देता, ये कहना चाह रहे हैं मिस सीतारमन। तो पहली लाइन जो इतनी लंबी लिखी है इन्होंने, द हिंदू वालों की आदत है एक लाइन में बहुत सारी सूचनाएं देते हैं, तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि बजट कॉमन सेंस से भरा हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो पिछला संकुचन हुआ था उसको मजबूती प्रदान करे। सिंपल शब्दों में ये कहना चाह रहा है। मिस सीतारमन हैज मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। एड्रेस का मतलब होता है निपटना। फ्लैगिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, फ्लैगिंग, अब फ्लैग शब्द का मतलब झंडी भी होता है, फ्लैग शब्द का मतलब इशारा करना भी होता है, झंडी लहराना भी होता है, और फ्लैग शब्द का मतलब आपका यहाँ पे इस जगह है डगमगाना, कमजोर पड़ना, वीकन होना। फड़फड़ाता है ना झंडा हवा में, मजबूत नहीं होता, वीकन होना, कमजोर होना। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है, उपभोक्ता जो है वो कम खर्च कर रहा है, उपभोक्ता खर्च कम हो रहा है। इन द वेक ऑफ, किसके संदर्भ में, इन इरोजन का मतलब कटाव हो रहा है, इन रियल इनकम, क्षरण हो रही हैं वास्तविक आय में, एंड सेविंग्स, बचतों में, थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स ब्रेक्स फॉर मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास को टैक्स में जो ब्रेक दिया गया है, एंड कैश हैंडआउट्स फॉर द पुअर, जो आप कैश हैंडआउट दे रहे हैं पुअर को, गरीबों को, और जो मिडिल क्लास को जो टैक्स में छूट दी है आपने, उसकी वजह से लोगों की जो है वो रियल इनकम है उसमें इरोजन हुआ है। अब ये उल्टी सी बात कह रहा है, आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट हाँ इतना ज़रूर है जो कैश लोगों को दिया जा रहा है गरीबों को, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको टैक्स से ही वसूलना होता है, लेकिन मिडिल क्लास को टैक्स इन्होंने ब्रेक दिया बता रहा है। एंड इवन एज मिनिस्टर एक्नॉलेजेस, हालांकि मिनिस्ट्री स्वीकार भी करती हैं द रोल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो अब यहाँ पे पब्लिक का अर्थ है सार्वजनिक, सार्वजनिक पूंजी में जो खर्चा करते हैं, सार्वजनिक पूंजी व्यय जो है, इसको हम कहते हैं सार्वजनिक पूंजी व्यय, कुड प्ले इन क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर अब देखिए क्या होता है, जब ये अर्थव्यवस्था में हमेशा उल्टा होता है, जब सरकारें पब्लिक स्पेंडिंग ज़्यादा कर रही होती हैं तो वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या तकलीफ है? भैया सीधी बात है, जब आप किसी भी सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरकारी इन्वेस्टमेंट होता है, तो सेवाएं सस्ती हो जाती हैं। जब सेवाएं सस्ती हो जाती हैं तो लोग सेवाएं प्राइवेट सेक्टर से लेने के बजाय पब्लिक सेक्टर से लेते, पब्लिक सेक्टर से जब आप सेवाएं लेना शुरू कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है श्रीमान कि जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए वो जिस सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं वो उस खर्चे में वायबल नहीं होती,
उस खर्चे में वायबल नहीं होने की वजह से वो क्राउड इन हो जाते हैं, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पुश हो जाता है साइड में। तो क्राउड इन फ्रेजल वर्ब आया था। तो ये कह रहा है कि जो है एक हाशिए पे धकेल देगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एट अ टाइम, ऐसे समय पर जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीम्स टू रिक्वायर दैट सपोर्ट, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ठीक है, द हिंदू लिख रहा है तो द हिंदू कुछ भी लिख सकता है, अपना अपना ओपिनियन है। ओपिनियन बड़ी सस्ती कमोडिटी होती है। द हिंदू अगर सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग नहीं हो रही तो उसको भी सामने रखता, क्रिटिसाइज करता, उसकी भी समीक्षा करता, वो भी ज़रूरी है। और यहाँ पे चूँकि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी स्थितियाँ थोड़ी संकटपूर्ण हो सकती हैं, इसलिए उसके लिए भी ये बोल रहा है, बट मुझे नहीं लगता इतना है। रिक्वायर दैट सपोर्ट एंड हेल्प पम्प प्राइम डिमांड इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में जो है वो डिमांड पम्प प्राइम हो, उसको सपोर्ट मिले, उसको मजबूती मिले, उसकी शुरुआत हो। द बजट आउटले, बजट का जो व्यय है, आउटले का मतलब व्यय मैंने बताया था आपको, ऑफ 7.50 लाख करोड़, 7,50,000 करोड़ फॉर कैपिटल अकाउंट मार्क्स, जो पूंजी खाते में आया है, मार्क्स मतलब चिन्हित करता है, जस्ट ए 24.4 इंक्रीज फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 6.03 लाख करोड़ फॉर द करंट फिस्कल। तो जो कैपिटल अकाउंट जो है उसमें केवल 24.4% की बढ़ोतरी हुई है। टू बी श्योर, ये तो तय है, सुनिश्चित करने के लिए मिस सीतारमन स्पीच हाइलाइट्स, मिस्टर सीतारमन का स्पीच इस चीज़ पे रोशनी डालता, हाईलाइट करता है, प्रमुखता से दर्शाता है दी पीएम गति शक्ति, पीएम की गति शक्ति को ए ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच, रूपांतरित कर देने वाली अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कायम रहने वाले डेवलपमेंट के लिए, दैट इज टू बी पावर्ड, जिसको पावर किया जाना है, जिसको ताकत कौन देगा, 7 इंजिन्स ऑफ रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो ढुलाई वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज का आर्टिकल थोड़ा बड़ा है, इट विल टेक सम टाइम। तो ये कह रहा है कि अभी तक जो कहा है उसमें ये है, जो पीछे का आइडिया है कॉमन सेंस वाला बजट है, लेकिन जिस तरह का बजट है उससे ये लगता है कि पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्राउड इन होगा, वो साइड में पुश होगा कहीं ना कहीं उसके लिए। फिर अगला कह रहा है यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट मार्क है वो 24% उसमें इंक्रीज़ हुआ है। पहले 6.3 लाख करोड़ था, वो 7.50 करोड़ हो गया। सीतारमन जी का जो स्पीच है वो भी ये कहता है कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है, कोई प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है गति शक्ति, उसके तहत जो है वो 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू इस गति को बढ़ाया जाएगा, यानी आवागमन के जो साधन हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। While the broad sweep of public infrastructure envisioned by program could potentially be truly transformative, और जैसे ब्रॉड स्वीप, काफ़ी लंबे विशाल दायरे का जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी परिकल्पना की गई है इस प्रोग्राम के तहत, could potentially का मतलब संभावित रूप से, पोटेंशियल के दो अर्थ होते हैं, पोटेंशियल का मतलब संभावना और ताकत दोनों होता है। बी ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव, ये वास्तविक रूप से सच्चाई में रूपांतरित कर देने वाला है। इफ़ इट वर टू बी एग्जीक्यूटेड एज इमेजिन्ड, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि गति शक्ति को अगर जैसा जैसा एनविजन किया गया है, जैसी इसकी कल्पना की गई है, वैसा का वैसा अगर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, लागू किया जाता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। द बजट इज लार्जली शॉर्ट ऑन डिटेल्स, लेकिन बजट में कमी है, इसमें डिटेल्स कम हैं। वेयर इट कंसर्न्स द स्पेसिफिक्स, जहाँ पे स्पेसिफिक्स की जरूरत है, किस पॉइंट पे खर्चा होगा। एंड पेंसिल इन, देखो पेंसिल इन शब्द आ गया, मैंने कहा था पेंसिल इन शब्द का प्रयोग फ्रेजल वर्ब के तौर पे, पेंसिल इन सम फिगर्स ओनली फॉर रोड्स एंड रेलवे कंपोनेंट्स, और इसमें केवल और केवल जो है पेंसिल इन किया गया है रोड्स के एंड रेलवे कंपोनेंट्स को। स्पेसिफिक्स की बात करें तो पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, उसमें केवल रेलवे कंपोनेंट्स को ही इन्होंने जो है वो चिन्हित किया है, मार्क किया है, अदरवाइज दूसरों को मार्क नहीं किया है। तो ये आपके फ्रेजल वर्ब वाला जो था, इसमें पेंसिल इन का मतलब होता है ये यहाँ पे शेड्यूल में रखना। तो जो खर्चे का शेड्यूल है, खर्चे के शेड्यूल में केवल और केवल
रेलवे कंपोनेंट्स को रखा गया है, बाकी कंपोनेंट्स को नहीं रखा गया। द बजट लिस्ट्स ए मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज। बजट ने एक मास्टर प्लान लेकर आया है एक्सप्रेसवेज के लिए, यानी सड़कों के जो हाईवे बनाने हैं एक्सप्रेसवे, उनको लेके एक्सप्रेसवेज के लिए लेकर आया है। टू बी फॉर्मुलेटेड इन 2022-23, दैट विल बी फॉर्मुलेटेड, जिसको फॉर्मुलेट किया जाना है, रूप दिया जाना है 2022-23 में अंडर द स्कीम, इस स्कीम के तहत, एंड प्रोजेक्ट्स द एडिशन ऑफ 25,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स टू द नेशनल हाईवेज नेटवर्क। अब 2022-23 में क्या करने वाले हैं, नेशनल हाईवे जो हैं उसमें 25,000 किलोमीटर और ऐड करने वाले हैं। तो बजट में ये कह रहा है जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी वर्दी बता रहा है कितनी हुई, गति शक्ति प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट होगा उसकी बात कर रहा है। दूसरा, हाईवे नेटवर्क्स को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन एक कमी इसने पॉइंट आउट की है कि किन मदों में खर्चा किया जाएगा उसको पेंसिल इन नहीं किया गया, उसको स्पेसिफिकली शेड्यूल में नहीं डाला गया है, मार्क नहीं किया गया है। द टॉक्स ऑफ एनेबलिंग, टॉक का मतलब बातचीत या वार्ता, सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल एंड प्रोवाइडिंग multimodal connectivity between mass urban transit systems and railway stations, however, all sounds as familiar refrain from the past speeches। हाँ, ये थोड़ा सा जो रिफ्रेन का अर्थ यहाँ पे होता है कि आप थोड़ा परहेज है, तो पीछे के जो परहेज, जो पहले के जो भाषण हैं उनसे अलग क्या है कि इस बार ये कह रहे हैं कि अनेबल करेंगे हम, सीमलेस का मतलब बाधा रहित गति चीज़ों की, लोगों की, शहरों के बीच, गांवों के बीच, बाहर के इलाकों के बीच, एंड तमाम रेलवे स्टेशंस और सभी चीज़ों का, पोर्ट्स का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें कोई भी चीज़ लोगों की और चीज़ों के आवागमन बाधित ना हो, सीमलेस चले, बाधा रहित चले। स्पेंडिंग आउटलेज, खर्चों के जो व्यय हैं ऑन सेवरल अदर की सेक्टर्स, कई अलग जो महत्वपूर्ण, यहाँ पे की का अर्थ चाबी से नहीं है, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कई की सेक्टर्स में इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने इंसिडेंट शेयर करता हूँ। माय मदर गोट कोविड और अजमेर के सरकारी हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ था, एंड जिस तरीके से डॉक्टर सेवाएं कर रहे थे, इसलिए नहीं कि मेरी सिस्टर वहाँ पे डॉक्टर थे, इस डॉक्टर हैं इसलिए कि वहाँ का जो हर स्टाफ है उसको मैंने इतना समर्पित होकर काम करते देखा उस समय। आई वॉज सरप्राइज्ड। अदरवाइज सरकारी लोगों के बारे में मेरी राय कभी अच्छी रही नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी मैंने की नहीं तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं। लेकिन इस कोविड में जो डॉक्टर्स ने और हेल्थ केयर स्टाफ ने किया, खासकर डॉक्टर्स ने, इट वॉज अ कमेंडेबल जॉब। किसकी जान बची किसकी गई वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब पेंडेमिक होती है तब हम हर आदमी को नहीं बचा सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हेल्थ केयर सिस्टम पे। उस प्रेशर के बावजूद जिस तरीके से वो मरीजों की सेवा कर रहे थे, इट वॉज अनइमेजिनेबल। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, जब कोई अपने को खोता है तो उसका एक पेन होता है, तो उसको कहीं ना कहीं हर चीज़ में कमी नज़र आती है। लेकिन उसके इतर, उसके विपरीत जो उस टाइम मैंने देखा, तो उस टाइम जब मैं उस हालात से गुजर रहा था और लोग जो मेरे आसपास थे उनको मैं देख रहा था, किस तरीके से लोग बाहर बरामदों में इधर उधर, कैसे मरीजों की हालत थी, उस समय में मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि शिक्षा और हेल्थ केयर कभी भी पब्लिक सेक्टर के हाथों से बाहर जाके प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं जाने चाहिए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोगों को भर्ती नहीं कर रहे थे और उस समय में सरकारी डॉक्टर्स अपनी नींद खोकर लोगों की सेवाएं कर रहे थे। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं कहता हूं कि ठीक है, हम कुछ दिन और कष्ट भोग लेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो नहीं हो, बाद में भी हो सकता है, लेकिन हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीज़ें कभी भी, जो भी मेरे छात्र सुन रहे हैं, आज देखें, कल देखें, परसों देखें, याद रखिएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान के अलावा कभी भी प्राइवेट सेक्टर को नहीं जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की हेजेमनी या मोनोपोली अगर होती है उस सेक्टर पे, तो पीपल आर एट रिसीविंग एंड।
गरीबों का तो कोई नाम लेवा पानी देवा ही नहीं है भैया, अमीरों को ही उसमें कुछ नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में जब पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस आती हैं तो मैंने ये देखा है कि किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया। डॉक्टर्स ने बहुत आउट ऑफ द वे जाकर लोगों की सेवाएं की हैं। तो पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे हेल्थ केयर में आपका जो आया है इन्वेस्टमेंट, ये स्वागत योग्य कदम है, मैं तो यही कहूँगा। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास एंड वाइटल जॉब्स एंड इनकम प्रोवाइडिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो कुछ पैसा ये वाइटल जॉब्स जहाँ क्रिएट होती हैं, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसमें भी इन्होंने स्पेंडिंग का जो है वो वे करने का की सेक्टर्स में इन्होंने वे करने का प्लान किया है। हैव ऑल श्रंक एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर। ओवरऑल एक्सपेंडिचर के परसेंटेज में श्रिंक हुआ, परसेंटेज में श्रिंक हुआ है लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में बढ़ा है। इन द बजट एस्टिमेट्स फॉर फिस्कल 2023 फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर द करंट ईयर। जो करंट ईयर का रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसमें जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है उसके परसेंटेज में तो डूबियस लैंग्वेज है। अब ये नहीं कहना चाह रहे कि पिछले की कंपैरिजन में कितना बढ़ा है, लेकिन बढ़ा ज़रूर है। जो अदर चीज़ें हैं उससे मुझे आइडिया है, लेकिन ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ओवरऑल जो बजट का परसेंटेज है उसमें कम हुआ है। वो हो सकता है क्योंकि हर साल बजट का साइज़ भी बढ़ता है। इवन इफ इन सम केसेज ओनली मार्जिनली, बहुत मार्जिनली कुछ परसेंटेज पॉइंट में फ़र्क आया है। दैट दीज सेक्टर्स have been forced to bear the impact of government's keenness to broadly stick to fiscal consolidation roadmap। और इन सेक्टर्स को जो है उसको bear the impact, सहन करना है प्रभाव को, गवर्नमेंट की इच्छा, कीननेस होती इच्छा, to broadly stick to का मतलब होता है कायम रहना, पालन करना। अ फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप, फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप का ये होता है कि आप जो वित्तीय मजबूती देने के उसमें उसका जो रोड मैप है उसका प्लान है, रोड मैप का प्लान होता है। तो ये वित्तीय मजबूती का जो प्लान है उसकी वजह से शायद गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना हाथ टाइट किया, ये कहना चाह रहा है। with budget projecting a narrowing of fiscal deficit to 6.4% of GDP in 2022-23 from a revised estimate of 6.9%। पहले एस्टिमेट ये था कि अगले साल में जो फिस्कल डेफिसिट है, बजट घाटा है, वो 6.9% रहेगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको 6.4% तक ही रखेंगे। ये इसका एक कारण हो सकता है क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है कोविड के टाइम में, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स प्रायोरिटीज़, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को भी ये रिफ्लेक्ट करता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है किस पे, हेल्थ पे, हेल्थ केयर ought टू हैव इंस्टेड बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। तो ये तो मेरा भी कंसर्न है, नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, लेकिन हेल्थ केयर पे जो है वो पब्लिक स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए थी। विद द लेसन्स फ्रॉम द ऑनगोइंग पैंडमिक्स फर्स्ट 2 वेव्स, पहली जो 2 वेव आई, सर्विंग टू इल्यूमिनेट, जिन्होंने हमें ये दर्शाया और उस पर रोशनी डाली, द नीड फॉर अ साइजेबल एनलार्जमेंट, की ज़रूरत है हमें एक बहुत साइजेबल का मतलब होता है जिसको आप माप सकें, सिग्निफिकेंट का यहाँ पे अर्थ है, एनलार्जमेंट का मतलब बढ़ावा, और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक का स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा है, स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत ढांचा, उसको पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसको मजबूती और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ए सोर्स ऑफ सम सॉलेस, एक कुछ राहत का या कुछ सांत्वना का भी सोर्स है। 2, हालांकि इज़ दी अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट हुआ है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एक टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम इन्होंने किया है शुरू, जिसके तहत आपको क्या है, ये एक सॉलेस है, सांत्वना है। तो ये सांत्वना क्यों कह रहा है कि इसको इस एरिया में स्पेंडिंग हेल्थ केयर में बढ़ानी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ाई, लेकिन एक इसमें सांत्वना ये है कि टेली हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया है मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए, निपटने के लिए, प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन एग्जासरबेटेड, समस्याएं जो बढ़ी हैं उत्तरोत्तर, बाय क्लस्ट्रोफोबिक लॉकडाउन्स, लॉकडाउन में हम लोग सब घरों में बंद हो गए, तो क्लस्ट्रोफोबिया जिनको था उन पे स्ट्रेस आता है, बहुत से लोगों को घर में बंद होना बड़ा ही तनावपूर्ण लगता है और वो तनाव में आ जाते हैं और अवसाद का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए कह रहा है। एंड प्लेथोरा ऑफ एंग्जाइटी, और जो बहुतायत है चिंताओं की, ट्रिगर्ड बाई, जिसको गति दी या उत्प्रेरक बना पैंडमिक,
जैसे वैसे भी चिंताएं तो होती हैं मनुष्य के, लेकिन ये लॉकडाउन से जो लोग बंद रहे उससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो जिनमें और ज़्यादा स्थिति खराब हुई है। उसके लिए ये नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है, वो एक सांत्वना बता रहे हैं ये लोग। इन अ नोड का मतलब होता है स्वीकृति, गर्दन हिलाने को नोड कहते हैं। टू द रूलिंग पार्टीज नेशनलिस्ट मूरिंग्स, रूलिंग पार्टी की जो नेशनलिस्ट मूरिंग्स हैं, मूरिंग्स का मतलब बंधन, वो मैंने बताया था आपको। एंड इन लाइन विद, जो सिमिलर हैं किसके, गवर्नमेंट्स पुश टू इंक्रीज सेल्फ रिलायंस, जो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का एक ये अपना एक बंधन है कि वो लोग अपना एक इंक्रीज एक पुश करना, मतलब किसी भी चीज़ को धकेलना या उसको आगे लाना, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत की ओर जो ये है वो भी इनकी एक क्या है, बंधन है, उसके लिए भी बात कर रहे हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ प्रपोज्ड अ सीरीज ऑफ टैरिफ, कुछ टैरिफ लगाए हैं करों के ऊपर, जो टैरिफ कर को ही कहते हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा कर लगाते हैं उनको टैरिफ कहते हैं हम लोग। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ टैरिफ लगाए हैं। एंड पॉलिसी स्टेप्स, कुछ नीतिगत, पॉलिसी स्टेप्स का मतलब नीतिगत कदम उठाए हैं, दैट कुड हेल्प बोल्स्टर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन लॉन्ग रन, कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उसके लिए कुछ टैरिफ, उसके प्रोविजंस के लिए कुछ टैरिफ सरकार ने लगाए हैं ताकि उसको मजबूती दी जा सके। अ की पॉलिसी एलिमेंट, एक नीतिगत मुख्य जो घटक है वो है इज अ कमिटमेंट, एक कमिटमेंट टू रिड्यूस इंपोर्ट को कम करना, इंपोर्ट डिपेंडेंस, जो आयात है उस पर निर्भरता कम करना, इन प्रोक्योरमेंट फॉर कंट्रीज डिफेंस फोर्सेस। तो एक एलिमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने अपना कमिटमेंट दर्शाया है कि जो डिफेंस के लिए प्रोक्योरमेंट करते हैं उसके आयात पे निर्भरता उसकी कम करनी है। टू दैट एंड, इस एंड पे या इस सिरे पे, इसका मतलब होता है टू दैट एंड का मतलब होता है उस सिरे पे, Minister has proposed earmarking 68% of the armed forces capital procurement budget to domestic industry in 2022-23। तो इन्होंने क्या है 68% जो आर्म्ड फोर्सेज का जो बजट है, कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट, कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का मतलब ये होता है कि जो भी बजट जिसमें आप हथियार वगैरह खरीदने वाले हैं उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए संरक्षित किया 2022-23 में। यानी कि जो बजट प्रोक्योरमेंट में हमें लगाना है, पहले तो मेजोरिटी हम हथियार इंपोर्ट ही करते थे, कोई यहाँ तो कुछ बनता नहीं था, गोली भी नहीं बनती थी। पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि हमने अपना जो बजट है प्रोक्योरमेंट का, उसका 68% हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे खर्च करने का प्लान है। And not significant increase from the current fiscal of 50% टारगेट। तो ये कह रहा है कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं है, जो 58% का टारगेट था करंट फिस्कल ईयर में। कैसे नहीं, 10% बढ़ोतरी बहुत होती है। पता नहीं कैसे भाषा लिखते हैं, कई बार आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बट स्टिल यू नो कॉन्ट्राडिक्टरी लैंग्वेज बहुत यूज़ करते हैं गवर्नमेंट को घेरने के लिए। 10% की बढ़ोतरी हुई है, ये बहुत है। द टैरिफ रैशनलाइजेशन, जो करों का जो रैशनलाइजेशन है उसको तर्कशील बनाना है, विद विच कवर अ ब्रॉड स्वैथ ऑफ आइटम्स, जो बहुत एक व्यापक दायरा जो है वो आइटम्स का करते हैं। रेंजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, इनपुट्स यूज्ड बाय MSME, मीडियम सेगमेंट की जो कंपनीज हैं, मीडियम एंड स्मॉल जो है वो एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनको MSME कहते हैं। यूनिट्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स देखिए अकाउंट्स की भाषा में कैपिटल गुड्स ये शब्द बार बार आएगा। जो हैवी मशीनरी होती है जो इंडस्ट्री में लगती है उनको कैपिटल गुड्स कहते हैं। एक तो गुड्स वो होती है जो रिटेल गुड्स होती हैं जो हम खरीदते हैं जनरल यूज़ के लिए। कैपिटल गुड्स हम उनको कहते हैं जो फैक्ट्रियों में या गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो यूज़ होती हैं उनको, मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, फैक्ट्रियों में अकाउंट्स की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा। जो वस्तुओं के प्रोडक्शन में जो मशीनरी यूज़ होती है उसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। कुड हाउएवर हैव वेरिंग शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स,
यहाँ पे टैरिफ्स को थोड़ा रैशनलाइज किया गया है इन आइटम्स पे, अलग अलग आइटम्स में किसी में बढ़ाया गया है, किसी में घटाया गया है। उसका अलग अलग तरह का प्रयोग, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, थोड़ा मैं अगर छोटे समय के लिए कह रहा है। स्पेशली द मूव टू फेज आउट, मूव का मतलब यहाँ पे कदम या प्रयास है। फेज आउट फ्रेजल वर्ब होती है। फेज आउट का मतलब होता है किसी चीज़ पे निर्भरता कम करते 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 उसको ख़त्म करना। कंसेशनल रेट्स इन कैपिटल गुड्स पे जो कंसेशनल रेट्स टैरिफ्स की, उसको फेज आउट कर रहे हैं। एंड प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स, जो बड़े प्रोजेक्ट्स लगने के लिए जो मशीनरी इंपोर्ट होती थी, ग्रेजुअली स्ने कम करेंगे। इसका एक फ़ायदा भी है, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी और उस पर अगर आप टैरिफ्स को रैशनलाइज करते हैं स्ने और उसको फेज आउट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको जो कैपिटल गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन में मदद मिलती है, और वो उसका प्रोडक्शन भारत में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे कदम उठाती है। एंड सप्लाई ए मॉडरेट टैरिफ ऑफ 7.5%। तो एक मॉडरेट का मतलब आपका उदार जो है वो 7.5% का टैरिफ है। कुड बी इन शॉर्ट टर्म हर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वो शॉर्ट टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको हर्ट कर सकता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत बढ़ा है। एंड सेटिंग अप ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो और नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सेटअप करने में दिक्कत पैदा कर सकता है। सम प्रोपोज्ड एग्जेम्पशंस, कुछ जो प्रपोज की गई हैं, की नहीं गई हैं। एग्जेम्पशंस का मतलब छूट फॉर एडवांस्ड मशीनरी, जो एडवांस्ड मशीनरी है उसके लिए, नॉट विद स्टैंडिंग। हाँ, कुछ एडवांस्ड मशीनरी है उसके लिए छूट की कुछ प्रस्तावना दी गई है, प्रस्ताव रखा गया है लेकिन की नहीं है। द मिनिस्टर हैज़ ट्राइड टू एड्रेस, मिनिस्टर ने कोशिश की है, एड्रेस का मतलब किसी भी चीज़ का सामना करना या किसी चीज़ से निपटना। द रेजिंग डिबेट, रेजिंग का मतलब होता है जो भड़कती हुई वाद विवाद है, ओवर हाउ टू डील विद वर्चुअल करेंसीज, कि ये जो वर्चुअल करेंसी है ना, वर्चुअल करेंसी कौन सी भाई साहब, ये डोजे कॉइन, वो आजकल चल रहा है, बिटकॉइन आजकल बहुत चल रहे हैं, मेंबर बनाने वाले भी चल रही हैं। तो उसमें वर्चुअल करेंसीज का जो है उसकी उस पर कैसे हम डील करें, बाय अडॉप्टिंग अ ट्विन ट्रैक अप्रोच। उस पर ट्विन ट्रैक अप्रोच लिए, दो तरह के अप्रोच लिए। पहली, ऑन वन हैंड एक तरफ जो है उन्होंने कहा है, मिस सीतारमन प्रोपोजेस टू इंट्रोड्यूस्ड इन कमिंग फिस्कल ईयर ए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक तरफ तो क्या है, आने वाले वित्तीय वर्ष में जो है हम एक डिजिटल करेंसी अपनी तरफ से लेके आएंगे। एंड शी पॉजिट्स, और वो सजेस्ट करती हैं, विल इम्पार्ट अ बिग बूस्ट, जो एक बहुत बड़ा बूस्ट देगी। इम्पार्ट का मतलब टू गिव, बूस्ट का मतलब ग्रोथ, टू डिजिटल इकोनॉमी को देगी। एंड लीड अ मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। जब अपनी करेंसी आरबीआई लॉन्च कर देगा तो चीपर जो करेंसी मैनेजमेंट है वो थोड़ा चीपर हो जाएगा। The RBI issued digital rupee would leverage blockchain and other related technologies। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सिंपल शब्दों में अगर आप समझें तो ये होती है कि कोई आपके सिस्टम में सेंध लगाना चाहता है तो उसको ब्लॉक करने वाली जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज कहते हैं, हैकिंग वगैरह से बचने के लिए। इन पैरेलल शी इंटेंड्स to tax income from the transfer of any virtual digital asset of rate of 30%। तो कह रहा अगर कोई वर्चुअल करेंसी से कमा रहा है, डोजे कॉइन, बिटकॉइन, उस पर 30% तक टैक्स लगा देते हैं। विद डिडक्शंस अलाउड ओनली फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसमें आप जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको माइनस करके, मान लीजिए किसी ने 1 रुपया लगाया, 2 रुपये कमाए, तो उस पर जो प्रॉफिट 1 रुपये का उसकी बात कर रही है, जो उसकी, और उसमें साथ में जो कॉस्ट आई है। मान लीजिए मैंने एक डोजे कॉइन खरीदने की जो मेरी वास्तविक जो कीमत उसकी 1 रुपये है, लेकिन मुझे उसको आजकल वो चल रहा है माइनिंग, उसकी माइनिंग होती है तो उसकी माइनिंग में आता है खर्चा। तो मान लीजिए उसमें एक्स अमाउंट खर्चा आया है तो उसकी कॉस्ट को माइनस करके और उस पर जो आगे मेरे को प्रॉफिट होता है उस पर मैं 30% टैक्स लगा सकता हूँ। सरल शब्दों में ये कह रहा है। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना है, इफ द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एट ब्रिंगिंग द मशरूमिंग ट्रेड, ये देखना बाकी है कि गवर्नमेंट्स का जो प्रयास है
किसी चीज़ को लाना जो तेज़ी से बढ़ता हुआ ट्रेड है, एंड इन्वेस्टमेंट इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्चुअल करेंसीज, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वर्चुअल करेंसीज आप कह सकते हैं, कि बहुआयामी एक इसमें जो है ट्रेड में ग्रोथ हो रही है, तो उसको कैसे गवर्नमेंट टैकल करती है, इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज में अंडर द टैक्स नेट वुड हैव अ सैल्यूटरी इम्पैक्ट कौन सा, समाधानकारी प्रभाव होगा। तो डिजिटल एसेट्स में आपके जो भी होते हैं उसमें इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी, जो बदलाव आ रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी है, बहुआयामिता है, या कई तरह की चीज़ें हैं, उसके साथ कैसे गवर्नमेंट डील करती है। बिसाइड्स एडिंग ए रेवेन्यू स्ट्रीम टू द एक्सचेकर, और साथ में ये भी चाहते हैं कि जो एक्सचेकर आपका खजाना है उसमें एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी जुड़े। द मिनिस्टर्स लेटेस्ट बजट, मिनिस्टर का जो लेटेस्ट बजट है, ऑल्सो स्कर्ट्स का मतलब होता है बच के निकलना, डॉज करना। मेंशन टू द एसेट मैनिटाइजेशन प्लान, एसेट मैनिटाइजेशन प्लान के क्वेश्चन को भी इन्होंने एड्रेस नहीं किया है। मेंशन्ड इन द लास्ट बजट, जो पिछले लास्ट बजट में। एसेट मैनिटाइजेशन क्या होता है, गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत सी आस्तियाँ, एसेट होते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग है, जिसके ऊपर सरकार घाटा उठा रही होती है, तो उनको मैनिटाइज कर देना, यानी उनको प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना। शोज अ शार्प डिक्लाइन इन कैपिटल रिसीट्स फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें यह भी दर्शाता कि पिछले बजट में किया तो था लेकिन इन्होंने कंप्लीट नहीं किया उसको, तो उससे जो रेवेन्यू स्ट्रीम आनी थी कैपिटल रिसीट, वो उतना उसमें काफ़ी गिरावट आई, उतना हुआ नहीं है। विथ जस्ट 65,000 करोड़ बजटेड फ्रॉम एसेट सेल, 65 करोड़ गवर्नमेंट के एसेट्स को जो है उसको डिसइन्वेस्ट करके उनको करना था पिछले फिस्कल ईयर में। फ्रॉम फिस्कल ईयर 2023 एज प्रपोज टू बी 78,100 करोड़, 78,000 करोड़ एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर द करंट फिस्कल। अब वो जो है करंट फिस्कल में पिछला जो था वो 65,000 का था, इस बार इन्होंने 68,000 कर दिए, 78,000 कर दिए, 78,000 करोड़ कर दिया। द मिनिस्टर हैज़ हैड टू इंक्रीज ग्रोस बोरोइंग ऑफ 14.955 लाख करोड़, a 24% increase from the current fiscal's budget estimate, but a far sharper 43% jump from the revised estimate of 10.646 करोड़। तो पिछली बार जो गवर्नमेंट की ग्रोस बोरोइंग थी वो 10.46 लाख करोड़ की थी, इस बार 14.95 लाख करोड़ की होंगी। 43% इंक्रीज बोरोइंग में करने का प्लान है, क्योंकि जो पिछला जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान था उसको वो टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। ये लेना देना आपस का चलता रहता है। द रिसोर्स क्रंच, रिसोर्स में जो क्रंच है, कमी है, मैनिफेस्ट का मतलब प्रदर्शित होना, दिखना। इन प्रपोज्ड हायर डेट एश्योरेंस इन इज अल्टीमेटली बाउंड टू गेट मोर एक्यूट। तो ये कह रहा है डेट जो है उसके इशुएंस ज़्यादा होंगे, जो आगे आने वाले समय में और गंभीर होने वाला है, सीवियर होने वाला है इन द डेज अहेड, आने वाले दिनों में। गिवन द बजट्स लैक ऑफ ग्रोथ इनविग्रेटिंग प्रोपोजल, जिसमें बजट में क्या है, ग्रोथ को बढ़ाने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हैं। तो ये आपका आर्टिकल था आज का, मिक्स्ड टाइप का आपका होना बता रहा है इसको। ये कह रहा है कि मिक्स टाइप का बजट है। शुरुआत में कह रहा है कि किस तरह के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, फिर अगले पार्ट में ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का प्लान है स्पेंड करने का, और उसके बाद अगले पार्ट में ये कह रहा है कि हेल्थ केयर में और उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट किया गया है। तो ये कह रहा है कि उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी दिया है कि चूँकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा ऐसा होने से। तो वो कह रहा था कि इसने कहा कि ओवरऑल परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन ग्रोथ कितना बढ़ा है उसके बारे में उसने कोई चर्चा नहीं की, उसको पीछे धकेल दिया। तो कई बार क्या होता है कि इनको जब क्रिटिसाइज़ करना होता है तो आंकड़े ऐसे पेश करते हैं कि उल्टी पिक्चर दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल एक हेल्दी समीक्षा है। एंड में ये कह रहा है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट से जो टारगेट थे वो पूरे नहीं हुए, उसके वजह से बोरोइंग्स बढ़ सकती हैं। बोरोइंग्स को इन्होंने कहा कि 43% राइज हुआ है, और बीच में हालांकि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो है खासकर जो रेजिंग डिबेट है ओवर दी डिजिटल एसेट्स, जो वर्चुअल एसेट्स हैं उसके ऊपर, तो उसको भी एड्रेस करने का ट्राई किया है। एक तरफ ये आरबीआई
की तरफ से करेंसी लॉन्च करवाना चाहते हैं। करेंसी जो लॉन्च करवा रहे हैं वो उससे क्या होगा कि एक जो है वो यहाँ पे डिजिटल करेंसी जो है आरबीआई खुद इश्यू कर पाएगा, तो एक अपनी डिजिटल करेंसी होगी। दूसरा, डिजिटल करेंसी पे जो डिजिटल करेंसी को एक्वायर करने की जो कॉस्ट है उसको माइनस करके जो प्रॉफिट है उसको टैक्स कर देते ताकि एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिले किसको, इसको खजाने को। इस तरीके से ओवरऑल हेल्दी समीक्षा है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। आज का एडिटोरियल बहुत लंबा था, बहुत समय लगा, घंटे भर का समय लग गया हमें। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस। इसको ध्यान से पढ़ें। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थोड़ा स्पीड से मुझे पढ़ाना पड़ा क्योंकि बहुत लेंदी था। अगला जो मैं एडिटोरियल्स लूँगा, छोटे एडिटोरियल्स लूँगा। चैनल को शेयर करें, शेयर कम कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अच्छा आ रहा है, आई एम हैप्पी अबाउट इट। बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करते रहने के लिए। शेयरिंग और लाइकिंग में थोड़ी सी कमी है, उसमें कंजूसी ना करें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।